जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 12th अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर 7 पेपर कोड दिया है हमारे पास 348 km का पार्ट 1 करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको 70 में से 70 नंबर लाना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और बायोलॉजी में 70 में से 70 नंबर लाइए। आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो पहले का वाला प्रश्न हमारे पास दिया है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 22, 20, 46, 45। दूसरा दिया है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है XXY, XYO या XYY या XX। फिर है चौथा मतलब गा वाला प्रश्न दिया है कि पादप कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है SV40, TI प्लाज्मिड, PUC और PBR 322। घा वाला प्रश्न दिया हमारे पास है कि निम्न में से समष्टि का गुण है मृत्यु दर, जन्म दर, घनत्व, इनमें से सभी। और प्रश्न दूसरे का खा वाला दिया है। का वाला दिया हमारे पास है लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है, कोका किस पौधे से प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। और अगला प्रश्न दिया हमारे पास घा वाला कि डीएनए के द्विकुंडल मॉडल किसने दिया। और अड़ा वाला दिया है मधुमक्खी के किस रूप में निषेचित अंडे विकसित होता है। और तीसरे का वाला प्रश्न दिया है प्यूरिन तथा प्राइमिडीन क्षारकों में अंतर बताइए। और खा वाला दिया है बीटी कॉटन पर टिप्पणी लिखिए। और गा वाला दिया है टाइफाइड ज्वर पर टिप्पणी लिखिए, समष्टि और समुदाय में अंतर बताइए। और अड़ा वाला दिया है पारिस्थितिक तंत्र में मानव के महत्व को समझाइए। इतने क्वेश्चन करने वाले हैं तो बिना देरी किए हुए इनको एक एक करके हल करते हैं। तो पहले का वाला हमारे पास दिया है कि मक्का में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है कितने दिया 22, 20, 46, 45। तो मक्का में 20 पाई जाती है यानी ऑप्शन बी सही है। पहले खा वाला प्रश्न दिया हमारे पास कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है यानी सेक्स क्रोमोसोम की संख्या पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है मतलब ऑप्शन ए XXY ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। और पहले का गा वाला प्रश्न दिया है कि पादप कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। तो ऑप्शन ए में दिया है SV40, TI प्लाज्मिड, बी वाला दिया ऑप्शन, और सी वाला दिया है PUG और डी वाला दिया है PBR 322। तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही आ जाएगा TI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड पादप कोशिकाओं में क्लोनिंग संवाहक के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। और प्रश्न नंबर पहले का घा वाला दिया है निम्न में से समष्टि का गुण है मृत्यु दर, जन्म दर, घनत्व, इनमें से सभी। तो समष्टि के जो गुण होते हैं उसमें मृत्यु दर भी आता है, जन्म दर भी है, घनत्व भी है। तो इसमें सभी ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दूसरे का वाला प्रश्न हमारे पास दिया है कि लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है। तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या अन्य एंड्रोजन स्रावित करना। दूसरे का खा वाला प्रश्न दिया है कोकेन कोका किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोकेन को कोका पौधे यानी एरिथ्रोजाइलम से प्राप्त किया जाता है। और दूसरे का गा वाला प्रश्न दिया है आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता की इकाई जीन है। दूसरे का घा वाला प्रश्न दिया है कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। दूसरे का अड़ा वाला प्रश्न दिया हमारे पास है कि मधुमक्खी के किस रूप में अनिषेचित अंड विकसित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में एक अनिषेचित अंडे का विकास 16 गुणसूत्र वाले नर ड्रोन के रूप में विकसित होता है। तीसरे का गा वाला प्रश्न दिया हमारे पास तीसरे का वाला प्रश्न दिया है प्यूरिन तथा प्राइमिडीन क्षारकों में अंतर बताइए। तो इसमें अंतर पूछ रहा है तो एक तरफ डालेंगे प्यूरिन, एक तरफ डालेंगे प्राइमिडीन। तो इसमें सबसे पहला अंतर है प्यूरिन में इसमें कार्बन तथा नाइट्रोजन से बने 2 वलय होते हैं, जबकि प्राइमिडीन में क्या होता है कि कार्बन तथा नाइट्रोजन से बना केवल एक वलय होता है। दूसरा अंतर है प्यूरिन में
इसमें एडेनिन तथा ग्वानिन प्रमुख प्यूरिन है, और जबकि pyrimidine में क्या है, थाइमिन और यूरेसिल तथा साइटोसिन प्रमुख pyrimidine है। तीसरा है अंतर कि प्यूरिन में हम लिखेंगे इसमें 5 सदस्यीय वलय के 7 व 9 स्थानों पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, और इसमें लिखेंगे कि 6 सदस्यीय वलय में 1 व 3 स्थान पर कार्बन परमाणुओं की जगह नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तीसरे का खा वाला प्रश्न दिया है कि बीटी कॉटन पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे बीटी कॉटन या बीटी कपास, और लिखेंगे इसमें कि बीटी कपास भारत में एक प्रकार की जीएम फसल है। जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड है, अर्थात बीटी कपास आनुवंशिक रूप से रूपांतरित कीट प्रतिरोधी फसल है। बीटी कपास को बैसिलस थुरिंजेसिस जीवाणु की अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन से बनाया गया है। इस फसल में कीट नहीं लगते हैं। बीटी कपास का यह पादप प्राकृतिक रूप से विषाक्त पदार्थ का उत्पादन करता है, जो कपास के पौधों में लगने वाले कीटों को नष्ट कर देता है। इस विषाक्त पदार्थ को खाने से कीट मर जाते हैं। इस प्रकार फसल कीटों से बच जाती है और कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है तीसरे का गा वाला कि टाइफाइड ज्वर पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग प्रायः 1 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में होता है। इस रोग का संचरण घरेलू मक्खी के कारण संक्रमित भोजन से होता है। ऐसा नहीं कि यह 1 से 15 वर्ष के ही बच्चों में होता है, लेकिन 1 से 15 वर्ष के बच्चों में ज्यादा होता है, और सभी उम्र के लोगों में या मनुष्यों में ये रोग होता है। टाइफाइड रोग ज्यादातर 1 से 15 एज के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा देखा जाता है, लेकिन होता सब में है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। तो मस्तिष्क पीड़ा तथा टाइफाइड ज्वर जो दोपहर के बाद अपने चरम पर होता है। संक्रमण के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक दिन शारीरिक ज्वर में वृद्धि हो जाती है। इसका परीक्षण हम टेस्ट कैसे करते, तो हेडिंग डालेंगे परीक्षण। तो इसका परीक्षण बिडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। अब हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आसपास सफाई करनी चाहिए या आप आसपास सफाई रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पानी उबाल कर पीना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बाजार की खुली वस्तुएं जो होती हैं उन्हें नहीं खानी चाहिए। और चौथा पॉइंट लिखेंगे भोजन ढककर रखना चाहिए। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे प्रभावशाली मल त्याग विसर्जन व्यवस्था तथा स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। और छठा पॉइंट में हम लिखेंगे कि शिशुओं को टीएबी का टीका लगवाना चाहिए, जिसे हम टीबी का मतलब टाइफाइड इम्यूनोसेंटेसिस रिकॉम्बिनेशन टीकाकरण से प्रतिरक्षा का प्रभाव 3 वर्षों तक रहता है। अगला प्रश्न लिखेंगे तीसरे का घ वाला प्रश्न दिया हमारे पास समष्टि और समुदाय में अंतर बताइए। तो यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे समष्टि। तो समष्टि को इंग्लिश में पॉपुलेशन कहते हैं। तो समष्टि क्या होता है उसको पहले समष्टि को देखते हैं। तो एक प्रजाति के व्यक्तियों का समूह जिनमें अंतः प्रजनन के द्वारा जनन क्षम संतति प्राप्त होती है तथा वे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं समष्टि कहलाती है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे समुदाय। समुदाय को इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। तो समुदाय क्या होता है इसको देखते हैं। तो जीवों के वे समूह जो कई विभिन्न प्रजातियों से संबंधित होते हैं परंतु एक ही प्रवास के क्षेत्र में रहकर आपस में अंतर संबंध होते हैं समुदाय कहलाते हैं। और तीसरे का अड़ा वाला प्रश्न दिया है पारिस्थितिक तंत्र में मानव के महत्व को समझाइए।
तो इसका आंसर लिखेंगे कि मानव सर्वभक्षी है, अतः यह प्रत्येक पोषक स्तर से भोजन प्राप्त कर सकता है। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व मानव ने कृषि उत्पादन प्रारंभ किया था। तत्पश्चात उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी, जिससे पारितंत्र में इनका संबंध बदल गया। अब यह इसका घटक मात्र नहीं है, वरन समुदायों और पारिस्थितिक का नियंत्रण और निर्माणकर्ता भी है। मानव ने अपने हितों के लिए प्राकृतिक संपदा को बहुत तेजी से दोहन किया है, इससे पारितंत्र को अत्यधिक हानि पहुंची है। अतः प्राकृतिक क्षेत्र जैसे वन आदि घट रहे हैं। मानव के औद्योगिक विकास के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। यह अनेक दुर्लभ जंतु व वनस्पतियों को नष्ट कर रहा है, जिससे पारितंत्र पूरी तरह नष्ट हो रहा है। मुख्य रूप से खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल इससे प्रभावित हो रहा है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपके भी बायोलॉजी में 70 में से 70 नंबर आ जाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके और उनके भी अच्छे नंबर परीक्षा में आ सके। हमने 2025 के सारे सेट यानी सारे सेट करवा दिए हैं, और आप यदि सारे सेट कर लेते हैं तो अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।